हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं के प्रिंस। आप देख रहे हैं जनता ट्यूटोरियल। हम लोग कर रहे थे आरसीसी में हम लोग देखा था कि 2A स्लैब का डिजाइन स्टेप्स क्या था। पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि 2A स्लैब्स का डिजाइन स्टेप्स क्या था, हर एक स्टेप्स को हमने इलैबोरेट किया था। आज हम देखेंगे कि उसी स्टेप को फॉलो करते हुए एक 2A स्लैब का प्रॉब्लम किस तरह से करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आपके जो एग्जाम में पूछेगा वो एक क्वेश्चन स्लैब से जरूर रहेगा, 2A से जरूर है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपका VVI कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहेगा। इसको आप बहुत बढ़िया से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरह से न्यूमेरिकल डिजाइन करते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए एकदम 1 घंटा के लिए एकदम सीट गर्म करके बैठ जाइए, क्योंकि ये उससे पहले न्यूमेरिकल खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये रेडी है, ये आप 1 घंटा के लिए एकदम बैठ रहिए बढ़िया से, एकदम इसका चोप छुड़ा देंगे। आज ये न्यूमेरिकल का चोप छूट जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम मस्ती से बैठ रही है। आप देखते हैं आज क्वेश्चन क्या है। चलिए तैयार है, ठीक। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिजाइन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब ऑफ अ रूम फॉर अ रूम ऑफ क्लियर डायमेंशन। देखिए यहाँ पर एक चीज दे दिया है, क्लियर डायमेंशन बोल दिया है, यानी कि जो भी डायमेंशन दिया गया है ये 4 मीटर × 5 मीटर ये क्लियर दिया हुआ है। द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन वॉल्स, मतलब कि स्लैब जो है चारों तरफ से वॉल पे सपोर्टेड है, जिसका थिकनेस 300 mm है। द स्लैब इज कैरिंग अ लाइव लोड जो है 4 kN/m² है एंड फ्लोर फिनिशिंग 1 kN/m², ठीक है। उसके बाद कहा है कि M20 यूज कीजिए और Fe415 स्टील यूज कीजिए। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, द कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब आर हेल्ड डाउन। हेल्ड डाउन मतलब कि इसमें टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। कौन सा केस आ गया, रिस्ट्रेंट वाला। हमने बताया था डिप्लोमा में एक बना, आपको ये जो क्वेश्चन उठाए हैं आप ही के बुक से उठाकर बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं कि आप ये समझ सकते जो बुक बनाया है जो हम डिजाइन किए दोनों में डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। आप दोनों तरह से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बताया था कि डिजाइन एक तरह से नहीं होता है, डिजाइन कितनों तरह से होता है। उसी क्वेश्चन को हम आज बनाने वाले हैं और इसको बड़ी बढ़िया समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो यूज किया गया वर्ड कॉर्नर्स ऑफ स्लैब आर हेल्ड डाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसमें जो स्लैब हम डिजाइन करेंगे इसमें टॉर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये रिस्ट्रेंट केस के लिए इसमें अभी हम स्लैब को क्या करेंगे, 3 स्ट्रिप में बांट देंगे इस तरह से, और उसके बाद मिडिल स्ट्रिप के लिए रेनफोर्समेंट निकालेंगे। उसके बाद इधर मिनिमम स्टील जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसमें हम लोग मेश प्रोवाइड करेंगे, टॉर्सनल रेनफोर्समेंट कॉर्नर्स को प्रोवाइड करेंगे। यही हो गया स्लैब डिजाइन। यही 3 चीज निकाल दीजिए, आपका स्लैब डिजाइन हो गया, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, केवल सेक्शन साइज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस यही ओवरव्यू हो गया, यही है आपका स्लैब डिजाइन। अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए देखेंगे किस तरह स्लैब डिजाइन होता है, तो एकदम तैयार हो जाइए। हम लोग गिवन लिखने के लिए तैयार हैं। लॉन्गर स्पैन एलवाई आपको दिया हुआ 5 मीटर, शॉर्टर स्पैन ये लॉन्गर स्पैन 5 मीटर, शॉर्टर स्पैन LX आपका 4 मीटर है। यहाँ पर कैपिटल एलवाई और कैपिटल LX से डिनोट किए हैं जो दिया हुआ क्लियर को। जो इफेक्टिव निकालेंगे उसको स्मॉल x और स्मॉल y से डिनोट करें, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है इसलिए कैपिटल से डिनोट किया हमने। विड्थ ऑफ वॉल है 300 mm, लाइव लोड यहाँ पर दिया हुआ 4 kN/m², फिनिशिंग लोड दिया हुआ 1 kN/m², और आपका FCK दे दिया है 20 Nm², और जो आपका Fy जो है 415 Nm² है। तो बात आती है कि ये जो सेक्शन साइज दिया है इससे हम ये पता करते हैं कि मेरा स्लैब 2A है कि 1A है। हमने ये तो चीज नहीं जानी है ना कि ये स्लैब 1A है 2A है। तो हमने बताया था कि स्लैब को जब पता करना हो कि 1A है या 2A है तो Ly/Lx के रेशियो से पता करते हैं। तो Ly/Lx का रेशियो हम निकालते हैं। Ly क्या है आपका 5 है, by 4 कितना आता है 1.25, ठीक है, इतना आता है। तो ये क्या है, लेस देन 2 है। हमने कहा था कि लेस देन और इक्वल टू 2 होगा तो 2 से होगा, तो ये लेस देन 2 है। तो लिखेंगे हेंस द स्लैब इज 2A स्लैब, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि स्लैब आपका 2A है। तो हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। स्टेप 1 में क्या करते हैं, b = 1 मीटर। तो ये एकदम मेरा पैदाइशी गुण है, ठीक है। हम लोग स्लैब डिजाइन करेंगे तो एकदम सीधे मान लेना b = 1 मीटर, एकदम चल गए। उसके बाद दूसरा स्टेप में L/D रेशियो से d इफेक्टिव और ओवरऑल डेप्थ निकालना है। उसके बाद L इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। वो ऐसे सब स्टेप फॉलो करते हैं। केवल आपको स्टेप याद करना है। आपका अगर स्टेप याद है तो न्यूमेरिकल तो ऐसे ही सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल का स्वभाव सॉल्व होगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए तो स्टेप 1 में हम देखते हैं, जो स्लैब डिजाइन का हमने क्वेश्चंस देख लिया, उसका गिवन लिख लिया था। हम चलते हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में b = 1 मीटर, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमने लिख लिया। जब हम स्लैब डिजाइन करेंगे तो हम जापानी लिमिट के लिए डिजाइन करते हैं। स्टेप 2 में हमने बताया था
कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ, यहाँ पर डी कैलकुलेट करते हैं या फिर ओवरऑल कैलकुलेशन ऑफ डेप्थ कीजिए, ठीक है। तो डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया था कि L/D का जो रेशियो है बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर यूज करने के लिए कहा था, या फिर हमने डायरेक्ट कहा था कि 25 से 30 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर वैल्यू जो लेकर बनाया है वो वैल्यू लिया है 27, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू लिया 27। हम ये बताएंगे कि अगर वन वे आप डिजाइन करते हैं तो कम ही वैल्यू लीजिए, 25 लीजिए, 26 लीजिए, या फिर ले सकते हैं 30 तक भी ले सकते हैं। लेकिन अब आप टू वे डिजाइन कीजिए तो ज्यादा ही लेने का कोशिश कीजिए। 25 से 30 का जो वैल्यू है बीच में ये ज्यादा लीजिए। आप 28 लीजिए, 29 लीजिए, 30 लीजिए, 27 लीजिए, मतलब ज्यादा वैल्यू। 25 लीजिएगा तो गलत नहीं होगा, डेप्थ आपको केवल ज्यादा मिलेगा, इसमें डेप्थ थोड़ा कम मिलेगा। जैसे हम ये वैल्यू बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, आपको डेप्थ कम मिलेगा ना। तो आप टू वे का थोड़ा डेप्थ कम होता है, वन वे का डेप्थ थोड़ा ज्यादा होता है, टू वे का डेप्थ थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू लिया 27, जब हमने वन वे डिजाइन किया था तो हमने 25 लिया था, तो वहां पर देखिए डेप्थ थोड़ा ज्यादा आता है। इसी कोरस्पोंडिंग जब 27 लेते हैं तो डेप्थ कम आता है। तो हम टू वे स्टेप डिजाइन करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 27 लेकर बनाया है, 27 लेकर बनाते हैं तो देखिए क्या होता है। चलिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, L/27, यानी L है आपका 5000। अब कहिएगा सर L क्या लिए हैं आप, L क्या लिए मैक्सिमम। यहाँ जो वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर हम शॉर्टर स्पैन के लिए लेंगे, जो हम d कैलकुलेट किया है शॉर्टर स्पैन के लिए कैलकुलेट किया है। तो d आपका 4000/27 कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 148.41 mm, 14 mm, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 150 mm, 150 mm हमने मान लिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि एज्यूम डाया ऑफ बार 8 mm, हमने डाया ऑफ बार 8 mm एज्यूम किया। और ओवरऑल डेप्थ जब हम निकालते हैं तो d प्लस नॉमिनल कवर प्लस डाया बाय 2 यही करते हैं। तो d आपका है 150 प्लस नॉमिनल कवर 20 और डाया ऑफ बार हमने एज्यूम किया है 8, तो इसका आधा हो जाएगा 4, तो यानी कि 174 mm ओवरऑल डेप्थ हुआ। यानी कि d जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 174 mm प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इफेक्टिव डेप्थ d कितना प्रोवाइड कर रहे हैं 150 mm। इसको हम बढ़ा के भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 175 कर दीजिए। जब यहाँ पर 175 कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 151 हो जाएगा, 151 हो जाएगा। तो ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर d का वैल्यू 151 कर दीजिए, प्रोवाइड कराइए, यहाँ पर 175, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ। तो इस तरह से हम प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर प्रोवाइड हमने यही करा दिया है। आप जो कैलकुलेट करके आप जो बनाइएगा यहाँ पर 151 कर दीजिएगा, यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे 151, तो यहाँ पर 175 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, जब आपको डेप्थ मिल गया तो हमने बताया था कि जब आपको डेप्थ मिल गया तो आप L इफेक्टिव निकालिएगा। तो L इफेक्टिव निकालने के लिए स्टेप 3 में L इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। जो लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो पहले जाकर पिछले वाला वीडियो देखें, तब आपको पता चलेगा कि मतलब कि कैसे कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम केवल बनाते चल जा रहे हैं। L इफेक्टिव क्या है, पहले तो x डायरेक्शन में यानी Lx बराबर क्या हो जाएगा मिनिमम ऑफ Lc प्लस d बाई, यहाँ पर Lc क्या हो जाएगा Lx होगा, Lx प्लस d बाई Lx प्लस b1/2 प्लस b2/2। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो x डायरेक्शन में आपका Lx प्लस d हुआ, तो Lx का वैल्यू हमने पुट किया 4 मीटर प्लस 0.150, ये आपका d का वैल्यू है। यहाँ पर हमने ये d कैलकुलेट किया है, यहाँ से हमने d का वैल्यू प्रोवाइड किया और L इफेक्टिव निकाला। यहाँ पर सपोर्ट विड्थ b1 सपोर्ट विड्थ, वॉल का विड्थ है, इधर भी वॉल का विड्थ 300 है, तो अपन प्रोवाइड करते। अब ये दोनों में जो मिनिमम होगा वो होगा। तो L इफेक्टिव का आंसर वैल्यू कितना है, L इफेक्टिव यानी कि L इफेक्टिव किस डायरेक्शन में x डायरेक्शन में, तो आपका आया 4.15 मीटर, ये Lx का वैल्यू आया। इसी तरह से आप Ly का वैल्यू निकालिए। इसी तरह से मिनिमम ऑफ Ly प्लस d और Ly प्लस b1/2 प्लस b2/2 वैल्यू पुट कीजिए। 5 प्लस 0.150, 5 प्लस 0.30/2 और प्लस 0.150
300/2। जब यहाँ से आप वैल्यू निकालिएगा Ly का तो आपका आएगा 5.15 मीटर। ये दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा तो यहाँ पर 5.15 मीटर मिनिमम है, जबकि यहाँ पर 5.3 मीटर आता। ठीक है, जो मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू हो गया। यानी एयर फैक्टर का वैल्यू x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में हमने कैलकुलेट, यानी Lx और Ly का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हमको सब चीज पता चल गया, सेक्शन साइज जब पता चल गया, तो हम लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाँ, स्टेप 4 में चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लोड। ठीक, चलिए स्टेप 4 में है लोड कैलकुलेशन। जब लोड कैलकुलेशन का बात होता है तो लाइव लोड आपको पता है, लाइव लोड आपको पता था 5 था ना, 4 था, 4 × 1 तो बराबर हो जाएगा आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरह से फिनिशिंग लोड 1 × 1 यानी कि 1 किलो न्यूटन पर मीटर। डेड लोड हम कैलकुलेट करते हैं B × D × 25, तो B है 1, D है आपको 0.174, ठीक है, × 25। जब यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा 4.35 किलो न्यूटन पर मीटर। जब यहाँ से आपको पता चल गया कि डेड लोड क्या है, लाइव लोड क्या है, फिनिशिंग लोड क्या है, तो आप टोटल लोड कैलकुलेट कर लीजिए। टोटल लोड बराबर हो जाएगा आपका 4 + 1 + 4.35 हो जाएगा आपका 9.35 किलो न्यूटन पर मीटर। जब हमने टोटल लोड कैलकुलेट किया तो फैक्टर लोड भी यानी डिजाइन लोड भी कर सकते हैं कैलकुलेट। तो फैक्टर लोड यानी कि WU बराबर आप कैलकुलेट कीजिए, तो 1.5 × 9.35, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट किया, आप कितना आता है वैल्यू, यहाँ हम लिख सकते हैं 9350 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से जब हम ये वैल्यू न्यूटन में चेंज कर लेते हैं तो वैल्यू आएगा 14025 न्यूटन पर मीटर। ये वैल्यू आया WU का, यानी WU का वैल्यू इतना आया 1425। तो जब ये वैल्यू हम WU कैलकुलेट किया तो आप स्टेप 5 में आपको याद होगा एक जन कह रहे थे कि सर आप वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो कोई ऐसा YouTube का लिंक भेजिए जो पढ़ाता हो आपकी तरह। तो बाबू हम एक के पीस बने, एक के पीस बनने के लिए हम अकेले, तो हमको जैसा कोई पढ़ाता होगा हमसे अच्छा पढ़ाता होगा, लेकिन हम एक ही पीस हैं, हम जैसा कोई नहीं पढ़ाता। हम अकेले ऐसा पीस है, हम खुद जैसा पढ़ाते हैं। हमसे बढ़िया वाले ही पढ़ाता होगा कोई, हम ये नहीं कर सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो हम यहाँ पर करते हैं फैक्टर्ड मोमेंट। जिन दिन को लगता है कि हम एक पीस है ना, तो कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि हम एक पीस हैं कि नहीं। चलिए, तो हमने बताया था कि जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है x डायरेक्शन में भी निकलेगा, y डायरेक्शन में भी निकलेगा, ठीक है। तो जो हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे ना, उन नोट्स में आपको हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ मिलेगा। हम यहाँ पर शॉर्टकट में चल रहे हैं क्योंकि बोर्ड में स्पेस भी कम है और टाइम भी कम है, ठीक है। तो हम आपको शॉर्टकट में बताते चलते हैं। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इन x डायरेक्शन, यहाँ पर लिखिएगा mx बराबर क्या होता है, अल्फा x इंटू WU इंटू LX का स्क्वायर, ठीक है। ये किस डायरेक्शन है, इन x डायरेक्शन। जिन लोगों को नोट्स नहीं मिलता है, जो बाहर के व्यूअर है, वो इतना पर मैसेज करें, इतना नंबर पे हमको व्हाट्सएप करें, बोले कि सर हमको नोट्स चाहिए, हम तुमको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्शन मोमेंट ये हुआ इन y डायरेक्शन, तो my बराबर अल्फा y
इंटू डब्ल्यू यू इंटू एल वाई एल एक्स का स्क्वायर। देखिए यही कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर दोनों में एल एक्स है। देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है दोनों में एल एक्स है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 में देखिएगा तो mx का फॉर्मूला ये है और my का फॉर्मूला ये है। वैल्यू दोनों में केवल चेंज है अल्फा x और अल्फा y। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है अल्फा x और अल्फा y का वैल्यू कैलकुलेट करना। जब ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया तो सब चीज तो आपको पता है। w आपने पहले कैलकुलेट कर लिया, w यहां भी w कैलकुलेट कर लिया, दोनों में तो सेम होगा। lx आपको पता ही है। अब बात आती है अल्फा x अल्फा y कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा y और अल्फा x को कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया कि अल्फा x और अल्फा y का जो वैल्यू है ly बाय lx का रेशियो कर देता है, यानी कि ly बाय lx का जो रेशियो है इस पे देता है। हमने 1.25 कैलकुलेट कर लिया। ये कहाँ रहता है हम लोग कोड में देखते हैं। कोड के पेज नंबर 91 में चलिए। चलिए देखिए पेज नंबर 91 आपको दिख रहा होगा कि नीचे जो वैल्यू दिया हुआ है वो इस तरह का वैल्यू था। हम लोग को यही वैल्यू से मतलब है, हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं। सिंपली सपोर्टेड ऑन फोर साइड्स। कहा है ना कि जब आपका जो स्लैब है वो चारों तरफ से सपोर्टेड है वॉल से, तो ये कंडीशन है बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्लैब स्पैनिंग इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल्स सिंपली सपोर्टेड ऑन फोर साइड। तो फोर साइड पर एज सपोर्टेड है, तो उस केस में अल्फा x अल्फा y को यहाँ भी अल्फा x अल्फा y की वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है इससे। तो अल्फा x का वैल्यू देखिएगा, अल्फा x का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है। जब आप ly बाई lx का रेशियो ये इतना है, जब 1 आता है तो अल्फा x का वैल्यू ये है, 1.1 आता है तो वैल्यू ये है, 1.2 है तो वैल्यू ये है, अल्फा y का वैल्यू नीचे दिया हुआ है। तो जब ये कोड निकाल के आपको देखिए तो आपको समझ आएगा कि जो आपका अल्फा x का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। कैसे आएगा? चलिए फॉर अल्फा x, तो फॉर अल्फा x के लिए जब हम चलते हैं तो अल्फा x के लिए टेबल नंबर 27, टेबल नंबर 27 आपको है। देखिए टेबल नंबर 27 में अल्फा x के लिए देखिएगा आपका जो ly बाई lx का रेशियो आया है 1.25 आया है ना, ly बाई lx का रेशियो 1.25 आया है। तो 1.25 देखिए किन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो 1.1 और नहीं सॉरी 1.2 और 1.3 के बीच में 1.25 आता है। यहाँ पर कहीं दिख रहा होगा तो पता चला होगा, यहाँ पर आता है। यानी कि ly बाई lx का जो रेशियो दिया हुआ है 1.2 है और यहाँ है 1.3, ये भी ly बाई lx का रेशियो है। अब मेरा आया है यहाँ पर 1.25, तो दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा x का जो वैल्यू है क्या है भाई, तो 0.084 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा x का वैल्यू 0.093 है। ठीक है, तब हमको ly बाई lx का जो रेशियो आया है वो आया है 1.25। तो जब ये वैल्यू जब दोनों के बीच में आया है तो जो यहाँ पर अल्फा x का जो वैल्यू आया दोनों के बीच में आएगा। तो दोनों के बीच में आप कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, तो इंटरपोलेट करके। आपको इंटरपोलेशन का फॉर्मूला पता है, कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिए बाय इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन मेथड कैसे निकालिएगा भाई, तो यहाँ पर अल्फा x बराबर आप लिखिए, क्या लिखिएगा, देखिए ये कम है वैल्यू, ये ज्यादा है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये वैल्यू कुछ कम है 0.084 है, ये कुछ ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसको पहले लिखते हैं तो 0.084 लिखे। ठीक,
जो ये वाला जो वैल्यू आएगा यहाँ पर इससे ज्यादा आएगा, जब ये कम है ये ज्यादा है तो दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगा तो इससे ज्यादा आएगा, तो 0.084 प्लस कर दिए। अगर यही अगर ज्यादा होता ये कम होता तो दोनों से कम होता, तो इधर से लिखे तो माइनस होता। पीछे अगला देखेंगे तो इतना प्लस कितना भाई, इतना माइनस इतना, 0.093 माइनस 0.084 डिवाइडेड बाय इसका लिखे वैल्यू 1.3 माइनस 1.2। देखिए इसमें से इसको घटाए हैं तो जाहिर सी बात है नीचे भी इसमें भी इस वाला पोर्शन में भी नीचे से ऊपर को घटाएंगे, तो नीचे वाला को ऊपर से घटाया तो इसमें भी इसको घटाएंगे, ठीक है। और गुना इसका इतना माइनस इतना, यानी कि 1.25 माइनस 1.2। देखिए इंटरपोलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन जिस रेशियो में आप वैल्यू लिख रहे हैं उसी रेशियो में आपको लिखना है। देखिए हमने सोचा कि जो वैल्यू यहाँ पर आएगा वो इससे ज्यादा आएगा, कितना प्लस कर दिया, ज्यादा आएगा तो जोड़ेंगे, जोड़ दिया हमने तो कितना जोड़े भाई, तो इतना 0.093 माइनस इतना, जिस रेशियो से बढ़ रहा है उधर भी 1.3 माइनस इतना, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा वैल्यू आया 1.25 माइनस 1.2 हो तो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो अल्फा एक्स का यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आया है 0.0885, ये अल्फा एक्स का वैल्यू है। किसके लिए भाई, फॉर Ly बाई Lx का रेशियो जब 1.25 है तब आया ये वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा एक्स का वैल्यू निकल गया, जब अल्फा एक्स का वैल्यू निकल गया तो mx हम निकाल सकते हैं, इसी तरह से हम अल्फा y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अल्फा y का वैल्यू निकालिए, ठीक है, फॉर अल्फा y, तो अल्फा y का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पर कोड से चलते हैं, इसी तरह से देखेंगे कि वैल्यू मेरा किस किस के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए उसी तरह से इधर Ly बाई Lx का रेशियो लिखिए, ठीक है, इधर अल्फा y का वैल्यू लिखते हैं। तो Ly बाई Lx का रेशियो मेरा आया है, यहाँ पर है 1.2, यहाँ पर है 1.3, मेरा बीच में वैल्यू है 1.25, ठीक। यहाँ पर कितना वैल्यू है देखिए, अल्फा इसके कोरस्पॉन्डिंग 1.2 के कोरस्पॉन्डिंग आपका अल्फा y का जो वैल्यू है 0.059, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0.055, ठीक है। और जो मेरा वैल्यू आएगा वो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में आएगा, जब ये वैल्यू Ly बाई Lx का रेशियो जो है वो ये दोनों के बीच में आएगा तो वैल्यू भी मेरा अल्फा y के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पर कहीं वैल्यू आएगा यहाँ पर, तो कैसे निकालेंगे, फिर इंटरपोलेट करेंगे, ठीक है। तो इंटरपोलेट करते हैं तो अल्फा y बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया था कि जब ये दोनों के बीच में वैल्यू देखा है ऊपर से नीचे घट रहा है ना, ये ज्यादा है नीचे वाला कम है, तो अगर ये पहले लिखेंगे तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इससे कम आएगा, अगर इसको पहले लिखते हैं तो प्लस करते हैं। तो हम कैसे करते हैं 0.55 प्लस, अब रेशियो देखेंगे, जिस रेशियो में इधर लेंगे उसी रेशियो में इधर भी लेंगे, तो हम यहाँ पर करते हैं कि 0.55 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय, इधर से लिखे नीचे से ऊपर, तो इसमें भी लिखते हैं 1.3 माइनस 1.2 इनटू इतना माइनस इतना, यानी कि 1.25 माइनस 1.2, ये अगर इसको इंटरपोलेट करने का एक और चाहते हैं कि भाई ऊपर से भी इस बार लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 0.59, अब इससे कम आएगा वैल्यू, यहाँ पर कम आएगा तो 0.59 माइनस, अब उस जिस रेशियो में आप लेना चाहते हैं उस रेशियो में लिए, इसको लेते हैं 0.55 माइनस 0.59 बाय 1.3 माइनस 1.2 इनटू 1.25 माइनस 1.2। देखिए वैल्यू दोनों का सेम है, तो हमने इसे किया है। इंटरपोलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप उसको केवल मिडिल वाला वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए अल्फा y का जब हमने वैल्यू कैलकुलेट किया तो 0.053 आया अल्फा y का वैल्यू। ये किसके लिए आया है, तो 4 Ly बाई Lx का जो रेशियो आया है
1.25 के लिया है, हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो अल्फा वाई का वैल्यू पता चल गया, अल्फा एक्स का वैल्यू पता चल गया, तो आप एम एक्स का वैल्यू एम वाई का पता चल कर लेते हैं। चलिए लिखे नाउ बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन यानी कि शॉर्टर स्पैन, तो क्या हो जाएगा, mx बराबर आपको पता है क्या होता है, अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू एल एक्स का स्क्वायर। अल्फा एक्स को पहले पता चल गया है क्या 0.0885 इंटू डब्ल्यू पता है, हाँ 14.025 इंटू एल एक्स का वैल्यू आपको पता होगा 4.15, यही वैल्यू होता था। एल इफेक्टिव का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था तो यह वैल्यू आया था एल एक्स वाला। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो एम एक्स का वैल्यू आएगा 21,376.78 न्यूटन पर मीटर, नहीं न्यूटन एमएम, इतना न्यूटन एमएम आएगा, सॉरी न्यूटन मीटर आएगा इतना, एमएम में तो चेंज नहीं किया ना, मीटर में भी है ना। तो mx का वैल्यू आपका आएगा 21.37, अगर लिखे तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन एम। पॉइंट को यहाँ लेके चले आए हैं तो 10 टू द पावर 3 हो गया, आई मीटर को एमएम में चेंज किए हैं तो हो गया। ठीक है, तो ये mx का वैल्यू आ गया। इसी तरह से my का वैल्यू y डायरेक्शन में लिख के निकालेंगे, तो ये अल्फा y इंटू डब्ल्यू इंटू एल वाई, यहाँ पर देखिए एल एक्स होगा, एल एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 0.03553 इंटू डब्ल्यू पता है आपको 14,025 इंटू एल एक्स पता है आपको 4.15 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर लिखिएगा, जब इतना कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 91 न्यूटन मीटर। तो इसको चेंज कीजिएगा 12.80 न्यूटन इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एम। ठीक है, ये आया है y का वैल्यू। चलिए, तो यहाँ से हमने अल्फा x का वैल्यू और अल्फा y का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने पुट किया फॉर्मूला में और हमने mx का वैल्यू और my का वैल्यू निकाले, यानी कि x डायरेक्शन में कितना मोमेंट आ रहा है और y डायरेक्शन में कितना मोमेंट आ रहा है। तो आपको पता होगा जब आप मोमेंट कैलकुलेट करते थे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, हम चेक करते थे कि जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स है या ओवर रेनफोर्स है। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स चेक करने के लिए हम लोग कितना स्टेप नंबर चलते थे, स्टेप नंबर 6। चलिए, तो स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड, यानी कि हम क्या करते थे कि यहाँ पर mu bmu बराबर mu लिमिटिंग करते थे, यही करते थे ना। तो लेकिन यहाँ पर हम जो करेंगे, देखिए यहाँ पर x डायरेक्शन में मूवमेंट ज्यादा है, y डायरेक्शन में मूवमेंट कम आया है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, mu की जगह पर या फिर bmu की जगह पर mx करते थे। हमने बताया था उस समय जब स्टेप बता रहे थे तो हमने बताया था कि जो d का वैल्यू निकालते हैं ना वो मैक्सिमम मूवमेंट के लिए निकालते हैं कि आपको मिनिमम डेप्थ कितना चाहिए मैक्सिमम मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो d वैल्यू निकलेगा वो मैक्सिमम मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए मिनिमम डेप्थ कितना चाहिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। मैक्सिमम मूवमेंट आपको पता है, कितना पता है 21.37 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय mu लिमिटिंग किस केस में 415 के 0.138 fc के bd स्क्वायर, यहां पर d जो है सो d रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए 21.37 into 10 to the power 6 0.138 fc के पता है 20, b पता है 1000 इंटू डी रिक्वायर्ड आपको पता ही करना है। ठीक है, तो यहां से आपको डी आपको पता चल जाएगा, डी रिक्वायर्ड का जो वैल्यू आएगा हमने कैलकुलेट किया है
87.99 mm, ठीक है 87.99 mm। हमने डी प्रोवाइड किया कितना था, तो 150 mm हमने प्रोवाइड किया था, आपको याद होगा हमने जो डी प्रोवाइड किया था इफेक्टिव डेप्थ वो 150 mm प्रोवाइड किया था, जब डी रिक्वायर्ड है 87.9, तो क्या प्रोवाइडेड यानी कि डी प्रोवाइडेड इज ग्रेटर देन डी रिक्वायर्ड, यस ओके यहां पर लिख सकते हैं हेंस द सेक्शन of slab is under reinforced, ठीक है। तो यहां से हमने ये बता दिया कि मेरा जो सेक्शन है वो अंडर रेनफोर्स हो गया। तो जब हमने सेक्शन बता दिया, लोड निकाल दिया, मोमेंट निकाल दिया, सेक्शन भी बता दिया, तो हम डिजाइन करते हैं यानी कि एएसटी निकालेंगे। तो पहला केस में हमें क्या करेंगे, अगला स्टेप में एएसटी एक्स निकालेंगे, फिर एएसटी वाई निकालेंगे। ये कहां प्रोवाइड करेंगे, तो मिडिल स्ट्रिप पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम एक चीज और करेंगे, इसके लिए हम फिर चेक लगाएंगे मिनिमम का, फिर स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकालेंगे जो कि एज स्ट्रिप पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि एज स्ट्रिप पे केवल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन एज मिनिमम को बराबर होता है, फिर उसके लिए स्पेसिंग निकालेंगे। फिर लास्ट में हमने क्या करेंगे, टॉर्सनल एनफोर्समेंट कैलकुलेट करना। टॉर्सनल एनफोर्समेंट कैलकुलेट कर समझिए आपका स्लैब डिजाइन हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद केवल आप चेक लगा दीजिए, हो गया स्लैब इतना ही है, 2 स्लैब। बात है कि बोलने में इतना है और बनाने में बहुत लफड़ा बनाइए। चलिए तो कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट ये स्टेप 7 में है। तो इसको समझने के लिए एक कांसेप्ट हमने बताया था स्टेप वाला में कि इस तरह से आपका सेक्शन था, आपने जो मेन रेनफोर्समेंट लगाया था यानी कि शॉर्टर स्पैन के लिए जो रेनफोर्समेंट लगाया था तो कुछ इस तरह से लगाया था, लॉन्गर स्पैन के लिए रेनफोर्समेंट ये था। तो ये यहाँ से जब हम डेप्थ लेते थे नीचे वाला पोर्शन से ये जो पोर्शन ये शॉर्ट स्पैन स्टील है, ये है शॉर्ट स्पैन में जो स्टील लगा हुआ है वो है, ये जो है लॉन्ग स्पैन में जो स्टील लगा है वो है लॉन्ग स्पैन स्टील, ठीक है। यानी कि ये जो लगा है एलवाई के डायरेक्शन में लगा है, ये एलएक्स के डायरेक्शन में लगा है। तो इसके बॉटम से जब रेनफोर्समेंट निकालते थे तो ये था डीएक्स, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन था आप जो दिख रहा होगा ये वाला जो पोर्शन इसके सेंटर तक ये था डी1, ठीक है। तो यहाँ पर डीएक्स बराबर कितना होगा, डीएक्स बराबर आप जब देख रहे होंगे डीएक्स बराबर क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए पूरा ओवरऑल जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ कितना 174, देखिएगा ध्यान से डीएक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं 174 माइनस नॉमिनल कवर, नॉमिनल कवर कर दिए माइनस इतना, और उसके बाद डाया ऑफ 2, तो डाया कितना है 8/2, यही है ना। अब कैलकुलेट कीजिए dx बराबर आप जानते हैं प्रोवाइड किया था 150 mm, इतना ही आएगा। तो dx तो आपने प्रोवाइड किया था, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं था। अब बात आती है कि dy कैलकुलेट कीजिए। तो dy कैलकुलेट कैसे कीजिएगा, आपको dx पता है और उसमें से ये वाला पोर्शन घटा दिया था जो बचा हुआ है, उसके बाद फिर ये वाला और पोर्शन घटा दीजिए इस बात का। या फिर अगर ओवरऑल डेप्थ में चले तो 174 माइनस 20 mm नॉमिनल कवर ये वाला पोर्शन, अब माइनस ये वाला पूरा बार यानी ये वाला पूरा बार घटा दीजिए, कितना है 8 mm का, अब माइनस 8 mm यहाँ तक आ गया, और उसके बाद फिर डाया ऑफ 2 यानी इसका भी हमने मान लिया है 8/2, ठीक है। ये जो लॉन्गर स्पैन में जो स्टील लगा है उसको भी हमने 8 mm का ही प्रोवाइड किया है। ये जो बार हमने प्रोवाइड किया है ये भी 8 mm का है और ये भी 8 mm का है, दोनों बार 8 mm का। डाया ऑफ 2 यानी कि dy का जो वैल्यू कैलकुलेट किया हमने तो ये आ गया 146 mm dy बराबर। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, सॉरी 142 mm, 142 mm, हाँ इतना ही आएगा। ये कितना है dy का वैल्यू। जब dx और dy का वैल्यू निकल गया तो आप ast x निकालिए, ast x, x डायरेक्शन में ast कितना होगा, तो हमने बताया था 0.5 fc के b into dx डिवाइडेड बाय fy, ये 1 माइनस रूट ओवर में 1 माइनस 4.6 mx, x डायरेक्शन में तो mx होगा, अब बाई fc के into b into
dx का स्क्वायर, इतना है। ठीक है, वैल्यू जब पुट कीजिएगा, वैल्यू पुट 0.5 इंटू 20 इंटू b है जो 1000 है, dx है आपका 1/50 डिवाइडेड बाय 415, 1 माइनस 4.6 इंटू mx का वैल्यू कितना है, mx का वैल्यू है 21.37 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू b का वैल्यू कितना है 1000 इंटू 150 का स्क्वायर। जो वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ASTX का जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर ASTX का जो वैल्यू आएगा वो है 419.08 mm²। तो हमने इसको प्रोवाइड करा दिया है 420 mm²। एक्स डायरेक्शन में आपको ST पता चल गया। जब एक्स डायरेक्शन में ST पता चल गया तो y डायरेक्शन में पता कर लेते हैं, क्योंकि हमको जब dy पता है। तो स्टील इन y डायरेक्शन ASTY इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मेरा, फॉर्मूला होगा 0.5 FC के B इंटू dy, dx की जगह पर यहाँ पर dy हो जाएगा डिवाइडेड बाय Fy 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 BMU। यहाँ पर BMU जो है वो क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में निकाला है ना, STY निकालते हैं, यहाँ पर MY हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा FC के B इंटू dy का स्क्वायर। ये वैल्यू पूछिए 0.5 20 1000 dy कितना है 142 डिवाइडेड बाय 415 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 my है आपका 12.80 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1000 इंटू dy है आपका 142 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा आपका वैल्यू आएगा 259.64 mm²। इसको हमने अप्रॉक्स प्रोवाइड कर दिया 260 mm²। चलिए जब इतना प्रोवाइड करा दिया हमने इसकी प्रोवाइड करवाया, अब हम लगाते हैं चेक फॉर मिनिमम स्टील। मिनिमम स्टील में चेक कितना लगाते हैं आपको पता होगा। HYSD के लिए जो आपका AST जो मिनिमम होना चाहिए ये होगा आपका 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, 0.12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू B का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 1000 इंटू D ओवरऑल डेप्थ 174। कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ से तो वैल्यू आएगा 208.8 mm²। तो इतना वैल्यू आ गया, यानी ST मिनिमम इतना आ गया। तब हम देखें कि ASTY जो निकाले थे यहाँ पर ASTX जो इसके पहले निकाले थे कितना आया था 420 mm²। इतना आया ASTX और ASTY आया मेरा 260 mm²। तो AST मिनिमम कितना आया था 208, यानी कि मेरा हमने जो AST प्रोवाइड किया है ASTX और ASTY वो दोनों मिनिमम से ज्यादा है, तो ओके है। यहाँ पर लिखिए ओके। जब AST मिनिमम चेक लगा दिए तो उसके बाद क्या करते हैं स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्पेसिंग, चलिए यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में चलते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिंग इन x डायरेक्शन SX बराबर एरिया ऑफ 1 बार, यहाँ पर लिखिएगा एरिया ऑफ 1 बार प्रोवाइडेड इन x डायरेक्शन। हम यहाँ शॉर्टकट में लिखते हैं π/4 i इंटू 8 का स्क्वायर 8 में कटाएंगे तो एक बार का एरिया होगा इंटू b आपको कितना है 1000
यहाँ पर एस एक्स निकाल रहे हैं या स्पेसिंग एक्स एल में निकाल रहे हैं, तो एस टी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे एस टी एक्स होना चाहिए। तो एस टी एक्स आपको कितना है 420 में इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 119.67 mm। इसको हमने प्रोवाइड करा दिया है 115 mm। हमने बोला था कि स्पेसिंग थोड़ा कम रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। अब इसी तरह से एस वाई निकाल लीजिए। वाई डायरेक्शन में जो बार प्रोवाइड किया है हमने, उसका स्पेसिंग क्या होना चाहिए, तो पाई बाय 4 into 8 स्क्वायर into 1000 b डिवाइडेड बाय एस टी वाई होगा। यहाँ पर एस टी एक्स था, यहाँ पर एस टी वाई वाई की डायरेक्शन में जो बार प्रोवाइड किया उसका स्पेसिंग कैलकुलेट करा है, तो ये आएगा 260। तो इसको कैलकुलेट किया तो 193.30 mm। इसको हमने प्रोवाइड कर दिया है 190 mm, ठीक है, 190 mm मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तब चेक लगाएंगे स्पेसिंग के लिए। स्पेसिंग के लिए चेक क्या करेंगे कि स्पेसिंग should not be more than minimum of 3D और 300 mm। चलिए तो 3 into D कितना 150 450, ठीक है। जब हमने 450 में प्रोवाइड करा दिया, 450 में हमने स्पेसिंग करा, एक 300 दोनों का कितना 300 से कितना है दोनों मेरा, हाँ कम है। ओके लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए प्रोवाइड, जो बार प्रोवाइड करा रहा है किस तरह से बार प्रोवाइड करा रहा है। हमने बताया कि जो मेन स्टील अभी जो हमने निकाला ASTX और ASTY, ये क्या था, मेन स्टील था 2A है। जब मेन स्टील है तो हमने कहा था कि ये जो बार हमें प्रोवाइड करेगा ये मिडिल स्ट्रिप में, यानी कि हम स्लैब को क्या करते हैं कि पहले 3 पार्ट में बांट लेते हैं। ये जो ASTX है शॉर्टर स्पैन के अलग मिडिल स्ट्रिप में लगाते हैं, और AST जो Y है लॉन्गर स्पैन के अलग मिडिल स्ट्रिप में लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चलिए तो हमने बताया कि जो ASTX निकालने से मान लीजिए आपका ये स्लैब है, ठीक है, ये स्लैब है, इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया इस तरह से। ये आपका LY जो है, ये आपका LY है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इधर में एज स्ट्रिप, इधर एज स्ट्रिप, ये मिडिल स्ट्रिप हो गया। ये मिडिल स्ट्रिप कितना होता है आपको पता होगा 3/4 LY, ठीक है। ये मिडिल स्ट्रिप 3/4 LY है, ये मिडिल स्ट्रिप 3/4 LX, ये 3/4 LX, ठीक है। तो हमने जो बार प्रोवाइड किया है ASTX और ASTY, वो हमने केवल मिडिल स्ट्रिप में प्रोवाइड किया है। जैसा अगर मान लीजिए ये स्ट्रेट ये बेंड अप होगा तो इधर वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, सपोर्ट वाला। ये बॉटम वाला जो पोर्शन है, बॉटम रेनफोर्समेंट का हम फिगर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या जाएगा, सपोर्ट तक जाएगा। अल्टरनेट बार बेंड अप होता है तो इसको हमने यहां तक किया, फिर ये इस तरह से जाएगा, फिर ये ऊपर तक जाएगा, ये इस तरह से हो गया। इसके बाद ऊपर नहीं देंगे। ऊपर क्यों नहीं देंगे कि ऊपर एक स्ट्रिप है तो ऊपर ये बार प्रोवाइड नहीं करें, ऊपर बार प्रोवाइड करने के लिए हम दूसरी तरह का स्ट्रिप निकालेंगे अगले स्टेप में। इधर भी LX के डायरेक्शन में हमने इस तरह से प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरह से बार प्रोवाइड हो रहा है। मिडिल स्ट्रिप में आपका ये जो मिडिल स्ट्रिप आपको दिख रहा है, यहाँ वाला ये वाला पोर्शन मिडिल स्ट्रिप हो गया, फिर ये वाला पोर्शन मिडिल स्ट्रिप हो गया। हमने इतना ही बार प्रोवाइड किया है ASTX और ASTY कैलकुलेट किया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया, देखिएगा आप इसको करिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रख के प्रोवाइड किया किस तरह से। 3/4 LY, 3/4 LY इतना तो हमने बार प्रोवाइड किया है 115 mm का स्पेसिंग पे 115। देखिए आप ASTX के लिए आप स्पेसिंग निकालें तो 115 mm आया है। 3/4 LY ASTX इसी तरह से लगेगा तो ASTX कितना दूर तक लगेगा 190 mm के स्पेसिंग पर लगाते जाइए, ठीक है, 190 mm के स्पेसिंग पर। इसी तरह से LY के ASTY भी लगा देंगे 190 mm का स्पेसिंग है। ये 115 mm का स्पेसिंग पर लगेगा, सॉरी ये वाला जो है 100 ASTX ये जो स्पेसिंग लगेगा ASTY
ये वाला जो स्पेसिंग लगेगा इस रेनफोर्समेंट का STX वो 115 mm का स्पेसिंग पे लगेगा, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। जबकि ST जो Y प्रोवाइड करेंगे वो 115 mm का स्पेसिंग पे 190 mm का स्पेसिंग पे लगेगा। तो इस तरह से हमने बार प्रोवाइड कर दिया। आगे लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ से कि बेंडिंग द अल्टरनेट बार इन बोथ शॉर्टर स्पैन एंड लॉन्गर स्पैन, यानी कि जब बार सपोर्ट पे जाता है तो उसको बेंड कर दिया जाता है। कितना बेंड किया है, कहां से बेंड करते हैं, तो हमने बताया था कि L/7 से सेंटर ऑफ सपोर्ट से L/7 पर बेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिखा है और कुछ है नहीं, आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप 8 में कि अभी तो हमने निकाल लिया कि मिडिल स्ट्रिप पर कितना, मिडिल स्ट्रिप में कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि एज स्ट्रिप पर कितना रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। तो हमने बताया कि एज स्ट्रिप को जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट। क्यों कहते हैं, क्योंकि एज स्ट्रिप पे मिनिमम क्राइटेरिया का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आपको याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट मिनिमम क्राइटेरिया का होता है, ठीक है। फिर इधर हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैलकुलेशन ऑफ एरिया स्टील इन एज स्ट्रिप। एज स्ट्रिप में कितना एरिया ऑफ स्टील रहेगा, इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया कि इसको हम लिखते हैं एसटी डिस्ट्रीब्यूशन। एसटी डिस्ट्रीब्यूशन ये कितना होगा भाई, तो एसटी मिनिमम के बराबर होगा, ठीक है। तो ये एसटी जो मिनिमम होगा कितना होता है तो पता है, कैलकुलेट किया है 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी कि 208.80 mm स्क्वायर, यही कैलकुलेट किया था पीछे। हाँ ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करते हैं। तो यूज 8 mm डाया बार, तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा, पाई/4 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू b 1000 डिवाइडेड बाय, अब जो है एएसटी यहाँ पर कौन सा डालेंगे, तो ये वाला, क्योंकि इसके लिए स्पेसिंग निकालना था 208.8 mm स्क्वायर का। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू आएगा 240.70, तो हमने इसको अप्रॉक्स मान लिया कि 240 mm, ठीक है। 240 mm हमने प्रोवाइड करा दिया। जब 240 mm प्रोवाइड करा दिया तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि प्रोवाइड 8 mm डाया बार एट द रेट 240 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन एज स्ट्रिप ऑफ विड्थ इतना, किस डायरेक्शन में भाई, तो x डायरेक्शन में इतना mm इतना विड्थ तक आपको प्रोवाइड करना है। कि जैसे आप मान के चलिए इस तरह से बार प्रोवाइड किया है ये स्लैब है आपका, तो जैसे इस तरह से हमने प्रोवाइड किया था, तो ये जो एज स्ट्रिप है ये कितना होगा भाई, तो ये एज स्ट्रिप वाला जो पोर्शन है x डायरेक्शन में 0.64 मीटर होगा, जबकि y डायरेक्शन में ये वाला पोर्शन ये वाला यही वाला होगा, ये सेम होगा, ये वाला पोर्शन कितना होगा 0.52 मीटर, ठीक है। तो ये पोर्शन होगा। इसी तरह से इस पोर्शन में भी मतलब इतना दूर तक एज स्ट्रिप का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, यानी मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जब मिनिमम रेनफोर्समेंट हमने एज स्ट्रिप में प्रोवाइड करा दिया तो इसके बाद हमने बताया था कि अब जो स्ट्रिप प्रोवाइड करवाएंगे वो कॉर्नर पे प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, ठीक है, हेल्ड डाउन, यानी फ्री टू लिफ्ट को प्रिवेंट किया जाता है। यहाँ पर जो फ्री टू लिफ्ट हो रहा था चारों तरफ से वॉल सपोर्टेड था उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है कि चारों तरफ से टॉर्सन रेनफोर्समेंट लगा दिए, टॉर्सन रेनफोर्समेंट का एक जाल यानी मेश टाइप का बना दीजिए और उसको प्रोवाइड करा दीजिए। तो हम यहाँ पर वही करने वाला है, कितना टॉर्सन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कीजिएगा यही चीज हम देखने वाला है अभी। तो यहाँ पर तो स्टेप 9 हम चलते हैं टॉर्सनल रेनफोर्समेंट एट कॉर्नर्स। तो टॉर्सनल रेनफोर्समेंट को हम पहले पता कर लेते हैं कि मेश साइज कितना प्रोवाइड करेंगे। तो मेश साइज के लिए हमने जब स्टेप पढ़ाया था तो हमने बताया था कि मेश साइज जो होता है वो कितना होता है, Lx/5 पे होता है, आपको याद होगा। तो 4.15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.83 मीटर आएगा, यानी कि 830 mm का मेश साइज रखना है, ठीक है। अब तो इतना होगा एरिया ऑफ मेश साइज हो गया। अब निकालिए कि टॉर्सनल रेनफोर्समेंट का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ
टॉर्सनल रेनफोर्समेंट कितना होगा भाई? तो इसको लिए हमने बताया कि 75% यानी 3/4 ऑफ ASTx हमने कर लिया 3/4 into AST कितना था आपका x डायरेक्शन में 420। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 315 mm²। जब इतना कैलकुलेट हो गया यानी कि एरिया ऑफ टॉर्सनल रेनफोर्समेंट निकालिए, बेस निकालिए, तो इसका हम स्पेसिंग भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर यूज किया है 8 mm डाया बार, ठीक है, हमने 8 mm डाया बार यूज किया। तो स्पेसिंग क्या होगा? π/4 into 8 के स्क्वायर into b यानी 1000 डिवाइडेड बाय AST कौन वाला? ये वाला 315। अब बात पॉइंट कीजिए तो 159.8 mm² आएगा, ठीक है। इसको हमने प्रोवाइड कर दिया अप्रॉक्स 155 mm², ठीक है। तो ये इतना हमने प्रोवाइड करा दिया तो आपका हो गया मेश साइज, यानी कि आप लिख सकते हैं प्रोवाइड a mesh of torsional reinforcement of dia 8 mm at the rate 155 mm सेंटर टू सेंटर स्पेस, ठीक है। ये हमने प्रोवाइड कर दिया टॉर्सनल रेनफोर्समेंट आपको हमने प्रोवाइड कर दिया। टॉर्सनल रेनफोर्समेंट का इसका मतलब कि हमने जो कॉर्नर्स जो था उस पे हमने एक इस तरह से प्रोवाइड करा दिया, इस तरह से। ये आपका टॉर्सनल रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक है। ये सारा चीज बताया हुआ है, आप अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये टॉर्सनल रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड किया, यानी कि हमने AST जो कैलकुलेट किया और जो प्रोवाइड कराया, तीन तरह का AST प्रोवाइड किया। एक तो ASTx और ASTy, ठीक है। ये कौन सा है? ये मेन रेनफोर्समेंट जो कि मिडिल स्ट्रिप पे लगा है। ये कहां लगा है? मिडिल में लगा, याद रखिएगा मिडिल में लगा। हमने एक AST डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया और ये जो था AST मिनिमम था, ये कहां लगा? एज स्ट्रिप पे लगा, ठीक है। और अगला जो AST कैलकुलेट किया वो AST टॉर्सनल था। यही तीन स्ट्रिप प्रोवाइड किया, ASTx, ASTy, AST डिस्ट्रीब्यूशन जो कि मिनिमम के बराबर होगा, AST टॉर्सनल जो कि 75% ऑफ ASTx होगा, ठीक है। तो यही तीन रेनफोर्समेंट जब आप प्रोवाइड किए तो आपका स्लैब जो हो गया तो डिजाइन हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आप केवल आप चेक कर दीजिए, चेक लगा दिए, चेक लगा दिया आपका